हेलो स्टूडेंट, आज मैं इंडियन स्मार्ट क्लास में 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर परमाणु अणु और आयन से संबंधित बातों की जानकारी देने जा रहे हैं। आप इस बात को जानिए कि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से यह अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप जानिए पहले परमाणु अणु और आयन से संबंधित सारी बातों को मैं प्रैक्टिकली और साथ ही साथ थ्योरेटिकली दोनों को एक साथ जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप देखिए, मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ परमाणु क्या है, अणु क्या है और आयन क्या है। ये इस चैप्टर का सार है, परमाणु अणु और आयन। परमाणु क्या है, आप इस बात को जान जाइए कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। जानिए कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, इसका जो सबसे छोटा कण है जो अकेला नहीं रहना चाहता है, वे अपने ही जैसे परमाणुओं के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ मिल करके रहना चाहता है। इन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। अंग्रेजी में भी जान जाइए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot exist in free state but take part in chemical reaction is called atom। या आप एटम समझ गए होंगे। अब जानिए मॉलिक्यूल, जिसको आप हिंदी में अणु कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, यौगिक का वह सूक्ष्मतम भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहता है। जैसे MgCl2, MgCl2 में Cl2 स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहता है, यानी कि Cl2 एक अणु है। इसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इज नोन एज मॉलिक्यूल। और आयन के बारे में आप जानिए कि परमाणु और अणुओं का वह समूह जो इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण अपने ऊपर पावर कायम कर लेता है, वैसे परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम आयन कहते हैं। आयन के बारे में जानेंगे, एटम या ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज कंटेन चार्जेस ड्यू टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक चार्ज फॉलो करता है, एक चार्ज का पावर कायम हो जाता है। इस चार्ज के पावर को आयन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब आप जान जाइए कि परमाणु, अणु और आयन के कंसेप्ट आने के बाद मैं यह बताना चाहूँगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन में यह परमाणु, अणु और आयन कैसे भाग लेता है। इस संदर्भ में जो है कि आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप जानते हैं लेवोजियर ने, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताई है। लेवोजियर और पॉरिस्ट के द्वारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के संदर्भ में कंसेप्ट दिया गया है, जिसे मैं आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। था परमाणु का कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे मैंने बतलाया, लोहा, एक लोहा का छड़ है, आप देख लिए। फिर आप देखिए कि एक एल्युमिनियम है, एक एल्युमिनियम का छड़ है। लोहा Fe से संकेत सूचित करते हैं, एल्युमिनियम को Al से सूचित करते हैं। फिर आप जानिए कि बर्तन में एक ऑक्सीजन भरा हुआ है। किसी जो टैंकर है, कोई बर्तन है, इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, O2 भरा हुआ है, O2 भरा हुआ है। लोहा जो हुआ अत्यंत सूक्ष्म कण से बना हुआ है। ये सभी छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहना चाहता है या किसी अन्य परमाणु के साथ मिलके रहना चाहता है, इस छोटे से जो एक कण हो गए, इसे ही हम एटम कहते हैं। बस ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से एल्युमिनियम के बारे में समझ जाइए। फिर ऑक्सीजन के बारे में जानिए, जिसमें से ऑक्सीजन है O2,
O2 जो बना हुआ है यह 2 O से बना हुआ है। 2 छोटा छोटा एटम जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहना चाहता है, ये अपने ही जैसे O के साथ मिलकर के O2 बना लेता है। वे दोनों अपने आप में अलग अलग एटम कहलाएगा। यही एटम हो गया। इसके बारे में आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद आप जानिए अणु। आप जान रहे हैं यहाँ पर O2 है, O2 गैस है, O2 आप देखेंगे इसमें से अगर एक O2 को निकाल दिया जाए और एक O2 के बारे में अध्ययन किया जाए तो एक O2 किसी के साथ रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप में स्वतंत्र है। यह अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में O2 हो सकता है। तो यहाँ पर O2 एक अणु हो गया, H2 भी एक अणु हो गया, N2 भी एक अणु हो गया। ये सब H2, N2, O2 यह सब क्या हो गया? अणु हो गया। यही है अणु का कंसेप्ट। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आयन के बारे में देखिए कितना इंटरेस्टेड चीज़ है कि आप देखिएगा जैसे सोडियम के बारे में आप जानते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसके बारे में आप जानते हैं, इसका अगर निकालेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करके दूसरे कक्षा के ये जो ऑक्टेट को अगर पूरा करना चाहता है, यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण सोडियम पर एक जो प्लस चार्ज आ जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है और क्लोरीन अगर इसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के यह अपने ऊपर यह माइनस चार्ज ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार के जो एक्स्ट्रा जो पावर इस पर जो उत्पन्न हो गया, इसी पावर को हम आयन के नाम से जानते हैं। फिर हम आयन के बारे में चर्चा करेंगे, एनायन और केटायन, इस पर चर्चा करेंगे आगे चल करके। मैं अब आ रहा हूँ रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में आप जानिए। सबसे पहले आप जान जाइए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या। नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन माने मिलना। आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होती है, रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। जैसे H2 और O मिलकर के H2O बनता है, जल बनता है। Na और Cl के परमाणु के मिलने से यौगिक NaCl बनता है, यानी कि Na और Cl अभिकारक हो गया, और NaCl जो तैयार हुआ तीर के निशान के आगे वह प्रोडक्ट हो गया, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पर यही कंसेप्ट कहता है पदार्थ के अनश्वरता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? आपको पता चलता है कि इसका जो मास जो है, इसका जो द्रव्यमान है, हमेशा संरक्षित रहता है। माने रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान है उतना ही रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो यहाँ बताया गया है कि लेवोजियर ने 1774 ईस्वी में इस कंसेप्ट को दिया। उन्होंने इस संदर्भ में एक प्रयोग किया। मैं प्रयोग आगे बताता हूँ। आप जानिए कि उन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। मैंने बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया करने से पूर्व सोडियम और क्लोरीन का द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद सोडियम क्लोराइड जो बना, जो नमक तैयार हुआ, उसका द्रव्यमान पहले के द्रव्यमान से मेल खाता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के नाम से हम लोग जानते हैं। आप जान जाइए कि इस संदर्भ में लेवोजियर ने एक बहुत ही अच्छा और साधारण प्रयोग प्रस्तुत किए। क्या प्रस्तुत किए? इसके बारे में जानिए कि लेवोजियर ने सबसे पहले एक रिटॉर्ट लिया। रिटॉर्ट एक बर्तन लिया, एक वैसा बर्तन लिया जिससे एयर लीक नहीं हो, यानी कि अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वे उसका एयर पैक हो जाए, उससे एयर नहीं निकले।
उन्होंने क्या काम किया कि उस रिटॉर्ट में टीन को डाल दिया, जिसको एसन कहते हैं। टीन का संकेत होता है एसन। टीन को डाल दिया और उसके अंदर ऑक्सीजन को भी क्या काम किया, पंप से डाल दिया। ऑक्सीजन उसके अंदर डालने के बाद उसको पैक कर दिया, और पैक करने के बाद क्या काम किया, यहाँ पर टीन को ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो, इसके बारे में उन्होंने कुछ प्रयोग किया। क्या कि टीन का द्रव्यमान पहले उन्होंने वेट कर लिया, वजन कर लिया। मान लीजिए कि टीन का वजन हो गया 100 ग्राम, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन डाला उसका वजन मान लीजिए कि हो गया 20 ग्राम। आप मान लीजिए इस बात को समझने के लिए। और टीन का वजन 100 ग्राम और ऑक्सीजन का वजन 20 ग्राम। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, इस रिटॉर्ट को पैक करने के बाद आग पर गर्म करना शुरू कर दिया। आग में गर्म करने के बाद जैसे जैसे तापमान बढ़ते गया, वैसे वैसे इसमें का जो टीन का जो परमाणु था ऑक्सीजन के परमाणु से अभिक्रिया करके टीन ऑक्साइड बना दिया। कहने का मतलब टीन एसेन और O2 ये जो है दोनों अभिकारक है, और टीन और ऑक्सीजन मिलने के बाद टेम्परेचर के कारण यह रिएक्शन करके यह बना दिया टीन ऑक्साइड। और टीन ऑक्साइड का जो निर्माण किया उसको उन्होंने देखा और फिर उसका उन्होंने वजन किया, तो उनको 120 ग्राम प्राप्त हुआ। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व, माने गर्म करने के पूर्व उनको 100 ग्राम टीन और 20 ग्राम को ऑक्सीजन जो था, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी टीन ऑक्साइड का जो उनको यौगिक प्राप्त हुआ उसका भी वजन 120 ग्राम ही हुआ। तो उन्होंने इस बात को साबित किया कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान जितना है उतना ही रहता है। कहने का मतलब कि जो द्रव्यमान है वह संरक्षित है। इससे इस बात का पता चलता है लेबुजियर के सिद्धांत जो है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप समझ गए होंगे। एक और मैं साधारण एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं दूसरा एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब है, देख रहे हैं। ये 2 टेस्ट ट्यूब को आप मान लीजिए चित्र में जो मैंने बना रहा है, ये आप एक टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, ये एक दूसरा टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं। आप 2 टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं। ये 2 टेस्ट ट्यूब को किया क्या गया कि इसमें कॉर्क डाल दिया गया। 2 टेस्ट ट्यूब को क्या किया गया, एक कांच की नली से जोड़ दिया गया। कांच की नली से हम जोड़ दिए, वह टेस्ट ट्यूब यहाँ पर देखा जा रहा है। और इसको क्या किया गया कि इसमें कॉर्क लगा दिया गया। कॉर्क लगा दिया गया इस प्रकार से। कॉर्क लगा करके क्या किया गया, इसको इसमें एक में सोडियम क्लोराइड मतलब नमक NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया गया। क्या चीज, सॉल्यूशन। इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया गया। और दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एक यौगिक है, इसको इसमें डाल दिया गया। सिल्वर नाइट्रेट का यौगिक है, यह जो है कि इसको इसमें डाल दिया गया। और डालने से पहले सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान जो है कि मेजर कर लिया गया। और सोडियम क्लोराइड के द्वारा जो जल का जो विलयन बनाया गया है उसको भी क्या कर लिया गया, मेजर कर लिया गया। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर इस सॉल्यूशन का सॉल्यूशन जो है कि 50 ग्राम, और यहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट है मान लीजिए कि यह 20 ग्राम।
कहने का मतलब कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 50 ग्राम अगर हम नमक का सॉल्यूशन डालते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 20 ग्राम हम क्या किए, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं और इसको क्या काम किए, कॉर्क से हम जकड़ देते हैं। कहने का मतलब इससे किसी भी प्रकार के बाहरी वातावरण से कहीं भी किसी प्रकार के गैस का आदान प्रदान नहीं हो रहा हो। के बाद क्या काम किए, इस सभी इंस्ट्रूमेंट को एक साथ हम क्या किए, वेट कर लिए। तब 50 ग्राम और 20 ग्राम 70 ग्राम, और मान लीजिए कि आपका 30 ग्राम जो है ये टेस्ट ट्यूब हो गया कॉर्क सहित। तब 50 और 20 70 और 30 ग्राम जो हो गया, आपको मान लीजिए कि आपका ये टेस्ट ट्यूब हो गया, टोटल हो गया 100 ग्राम। यह बात समझ में आ गया होगा। 50 ग्राम सॉल्यूशन, 20 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट और 30 ग्राम आपका हो गया ये टेस्ट ट्यूब। इस सब का जब हम वजन कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, तो 50 और 20 70 और 30 100 ग्राम हो जाता है। इसके बाद क्या किया गया कि इसको हिला दिया गया। कहने का मतलब हुआ ऐसा किया गया कि इसका सॉल्यूशन जो है सिल्वर नाइट्रेट में, और सिल्वर नाइट्रेट जो है कि NaCl के सॉल्यूशन में जाकर के क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, मिक्स हो जाए। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक दूसरे से मिलने के बाद देखा गया कि इसका रंग जो है ना वो दही के समान हो गया, दही के समान यह दिखने लगा, और एक जो है कि एक छाला के समान दिखाई देने लगा। और कहने का मतलब हुआ कि सोडियम क्लोराइड का जो घोल था सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके यह एक दही के समान एक जो मटेरियल तैयार कर दिया, वह एक प्रोडक्ट हो गया। कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलने के बाद एक दही के समान एक मटेरियल पदार्थ तैयार कर दिया, वह एक उत्पाद हो गया, डेट मीन्स प्रोडक्ट हो गया। तो देखा गया कि पहले जो इसका वजन वेट कर लिया गया था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी इसका वेट 100 ग्राम के 100 ग्राम ही रहा। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमेशा जो द्रव्यमान है वह जितना है उतना ही है। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जो लेवोजियर के सिद्धांत को पुष्टि करता है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपके सामने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है इसके बारे में आप जानिए। रासायनिक संयोग के दूसरा नियम जो है पौरुस्ट के द्वारा 1789 में दिया गया है। इनका क्या कहना था, किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूने एक ही प्रकार के तत्व के भार के विचार से हमेशा निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। ये थोड़ा सा देखने में क्रिटिकल लगता है, मैं इसको इजी करके बता रहा हूँ, आप देखिए अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्या कहा जा रहा है कि किसी यौगिक के शुद्ध नमूना, डेट मीन्स जैसे मान लीजिए H2O, NaCl, यह एक यौगिक है, यह भी एक यौगिक है। अगर मान लीजिए CaCO3, यह भी एक यौगिक है। आप इसको देखेंगे कि इसका अनुपात अगर देखेंगे तो 1:1:3। यहाँ जल का अनुपात देखेंगे तो 2:1, और यहाँ पर नमक में सोडियम और क्लोरीन का अनुपात देखेंगे तो 1:1। कहने का मतलब है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को कहीं से भी प्राप्त किया जाए, अगर उसका शुद्ध नमूना अगर होगा तो उसमें कैल्शियम का एक भाग, कार्बन का एक भाग, ऑक्सीजन के 3 भाग से अभिक्रिया करके जो यौगिक का निर्माण होगा वह हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। ये एग्जाम्पल काफ़ी साफ है, स्पष्ट दिखाई देता है। ये जल है, जल के बारे में देखते हैं। इसका रेशियो है 2:1। डेट मीन्स क्या
कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है जल, उसका अनुपात होता है 2:1। कहने का मतलब इस जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, किसी भी स्रोत कहने का मतलब आप चापाकल से पानी भर के ले आइए, अगर शुद्ध जल का नमूना होगा, अगर आप पोखर से ले आइए पानी, आप नदी से पानी ले आइए, आप नाला से पानी ले आइए, आप वर्षा से पानी ले आइए, अगर उसमें अनुपात 2:1 का अगर अनुपात है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, तो वह 100% जल ही होगा, वह दूसरा पदार्थ नहीं होगा। क्या कर रहा है पौरुष, क्या कर रहे हैं कि किसी भी स्रोत से उसको प्राप्त किया जाए, उस यौगिक में पाए जाने वाले कंपोनेंट का अनुपात हमेशा निश्चित ही होता है। इसे ही कहा जाता है क्या चीज? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। माने इसका अनुपातिक दृष्टि से वही रहेगा। NaCl मान लीजिए नमक, आप साधारण नमक जिसे घर में उपयोग करते हैं, उसका जो है फार्मूला हो गया NaCl। NaCl का अनुपात होता है Na माने सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। यह सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को कहते हैं। यहाँ अनुपात होता है 1:1। या इसको आप अपने बनाइए, अपने यहाँ तैयार कीजिए, लैब में तैयार कीजिए, या इसको आप समुद्र से प्राप्त कीजिए, या आप बाजार से खरीद के लाइए। जब भी वह होगा सोडियम क्लोराइड, तो उसमें अनुपात होगा 1:1, यानी कि 1 भाग सोडियम और 1 भाग क्लोरीन। डैट मीन्स यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का अनुपात निश्चित होगा, यानी कहने का मतलब इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यह और कुछ नहीं है। आपको समझ में आया होगा, हम मुझे लगता है कि यह काफ़ी पसंद आया होगा आपको। और आप अगर कहीं आप इसमें कन्फ्यूजन रह गया है, तो आप हमके कमेंट्स करके और आप हमको बता सकते हैं। मैं फिर से इस पर अच्छा तरह से और जोड़ करके वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अब मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि आप देखिए, रासायनिक संयोग के नियम को प्रूव करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक लगे, लेकिन इसको किन्हीं ने नहीं साबित कर सका। यहाँ पर रासायनिक संयोग के नियम को एक सामान्य शिक्षक, इंग्लैंड के एक शिक्षक जॉन डाल्टन ने अपने एक सिद्धांत तैयार किया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में के द्वारा रासायनिक संयोग के नियम को सत्यापित करके यह साबित कर दिया कि पौरुस्ट के द्वारा और लेवोजियर के द्वारा जो रासायनिक संयोग का नियम दिया गया है वह पूर्णतः सत्य है। जो मैं डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा और काफ़ी अच्छी तरह से बनाऊंगा। आपको इतना समझ में आ जाएगा ना, आप केमिस्ट्री से भागेंगे नहीं, आप जुड़ेंगे। लेकिन आप इस बात को जान जाइए, मुझे कमेंट्स मिलना चाहिए। मुझे जो है इंडियन स्मार्ट क्लास में आप अपने साथियों से, और आपको अगर लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो मेरा जो है यही आपसे मैं आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ। धन्यवाद।